मैं उस वक्त घर में अकेली रह रही थी। दिन भर का सन्नाटा और रात की खामोशी सब कुछ जैसे धीरे धीरे मेरी आदत बन चुका था। कुछ हफ्ते पहले ही मैंने एक आदमी को काम पर रखा था। वो सीधा सादा, शांत स्वभाव का लगता था। हर रात खाना बनाकर देता और फिर अपने कमरे में चला जाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात का खाना खाने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। जैसे कोई गहरी नींद जिसमें मैं गिरती जा रही थी और सुबह उठती तो बदन टूटा हुआ लगता। पहले सोचा शायद थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन ना जाने क्यों मेरा मन खाना खाने का नहीं हुआ। मैंने खाना वैसे ही छोड़ दिया और बिस्तर पर लेट गई। घर बिल्कुल शांत था, पर मेरी नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात को अचानक कुछ आवाज आई, धीरे से दरवाजा खुलने की। मैं सिहर गई। मेरे कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और उस आदमी की परछाई कमरे में दाखिल होती दिखी। मैं पूरी तरह होश में थी, लेकिन सांस रोककर लेटी रही। वो जैसे ही करीब आया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और तभी वो हरकत करने लगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा नाम मोनिका है। मेरी उम्र 24 साल थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने एक अच्छी नौकरी पकड़ ली थी और धीरे धीरे अकेले रहना भी सीख लिया था। आज ऑफिस से छुट्टी थी तो सोचा घर का जरूरी सामान ले आऊं। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। मैंने एक हफ्ते का राशन खरीदा और थक हार कर घर की ओर चल पड़ी। अचानक मेरी नज़र धुंधली होने लगी और शरीर थोड़ा लड़खड़ाया। उसी वक्त अनजाने में मेरा कंधा किसी से टकरा गया। सामान की थैली जोर से झटके और मैं घबरा गई। ओह, मुझे माफ कीजिए। मैं तुरंत शर्मिंदा होकर उस आदमी की ओर मुड़ी। वो भी पसीने में तरबतर था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। शायद वो भी उसी गर्मी से परेशान था। वो जमीन से कुछ उठाते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन जी, आप ठीक हैं। मैंने सिर हिलाया और फिर एक पल की चुप्पी के बाद उसने झिझकते हुए कहा, बहन जी अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैंने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा। मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है, कोई भी काम चलेगा। आपके घर में कुछ मदद चाहिए हो तो बस एक मौका दे दीजिए। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सच्चाई थी। मेरे कदम ठिठक गए। मैं पहले एक दुकान पर काम करता था, उस आदमी ने धीमी और थकी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन दुकान बंद हो गई और तब से रोज़ काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। उसकी आंखों में थकान से ज्यादा बेबसी झलक रही थी। चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिख रही थीं, शायद मेरे पापा की उम्र के रहे होंगे। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ से थैलियां पकड़ लीं। बहन जी, बस गाड़ी तक छोड़ने दीजिए, फिर आप जो देना चाहें दे दीजिएगा, उसने विनम्रता से कहा। मैं एक पल के लिए रुकी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल भर आया। उसके चेहरे पर नजर गई तो जैसे पापा का चेहरा आंखों के सामने तैर गया। आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, मैंने धीरे से कहा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर के कुछ काम काज संभाल लें। ज्यादा कुछ नहीं, सामान उठाना, छोटे मोटे काम और जरूरत पड़ने पर मदद करना। वो थोड़ी देर चुप रहा, जैसे यकीन नहीं कर पा रहा हो। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई जो सीधा दिल तक पहुंची। बहन जी, आपने तो जैसे मेरी डूबती नाव को किनारा दे दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने जब उससे उसका घर पूछा तो उसकी आंखों में एक परछाई सी उतर आई। वो बोला, मैं तो दूसरे शहर से आया हूँ, यहाँ काम की तलाश में। बेटी की शादी करनी है, बस उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। हर बाप चाहता है कि उसकी बिटिया की जिंदगी में कोई कमी न रहे, मैं भी वही चाहता हूँ। उसके ये शब्द मेरे दिल को छू गए। वो पल जब मैंने अपने पिता को चुपचाप संघर्ष करते देखा था, सब कुछ भुलाकर सिर्फ मेरे सपनों के लिए जूझते हुए। मेरी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। मैंने खुद को संभालते हुए धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान उन लोगों की मदद जरूर करता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। घर लौटने के बाद मैंने उसे आराम से बैठाया और धीरे धीरे घर के कामकाज समझाने लगी। मैंने बताया कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कोई ऐसा जो सामान लाने में मदद कर दे, कुछ जरूरी छोटे मोटे काम निपटा दे। सफाई भी करनी होगी, लेकिन मेरा घर ज्यादा गंदा नहीं होता। हाँ, वक्त की कमी जरूर रहती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, सफाई तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा खाना भी बना लेता हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो मैं खुशी खुशी आपके लिए खाना भी बना दिया करूँगा। मैं खुद एक कामकाजी और आत्मनिर्भर औरत हूँ। नौकरी और जिंदगी के बीच रोज की दौड़ भाग में मैं अक्सर थक जाती थी। अकेले रहते रहते आदत तो हो गई थी, पर मन फिर भी कभी कभी किसी सहारे की तलाश करता था।
इसलिए जब उस आदमी ने ईमानदारी से काम मांगा और उसकी बातों में मुझे सच्चाई दिखी, तो मैंने बिना ज़्यादा सोच विचार किए उसे अपने घर की जिम्मेदारियां सौंप दी। मैंने उससे कहा, अब ये घर तुम्हारा भी है, इसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तनख्वाह की चिंता मत करना, मैं तुम्हें पूरा हक दूंगी, क्योंकि मुझे किसी सस्ते नौकर की नहीं, एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत है। मेरे पास पैसों की कभी कमी नहीं रही, अच्छी नौकरी थी और मेहनत की कमाई से सब कुछ संभाल रखा था। लेकिन इस बड़े से घर में मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। बहुत साल पहले जब मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना चाहा, तब मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया था। मेरे पिताजी पुराने ख्यालों के थे, उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया, लेकिन जब बारी आई मेरी मंजिल तय करने की, तो वो चाहते थे कि मैं उनकी बहन के बेटे से शादी कर लूं। मैंने देखा था मेरी तीनों बड़ी बहनों को भी उन्हीं उम्मीदों की बेड़ियों में बांध दिया गया था। पढ़ाई पूरी करते ही उनकी शादी कर दी गई थी और नौकरी, करियर या सपनों की बातें जैसे हमारे घर में मायने ही नहीं रखती थी। लेकिन मैं अलग थी। मैं समझ चुकी थी कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं। शादी नहीं, वो मेरे एजेंडे में कहीं नहीं थी, कम से कम तब तक नहीं जब तक मैं खुद को पूरी तरह समझ और बना नहीं लेती। मैंने उसे घर में एक कमरा दे दिया। इतने बड़े घर में एक इंसान और सही लगने लगा। पिताजी ने एक बार मुझसे कहा था, जब तुम जिंदगी की भागदौड़ और दुनिया की चकाचौंध से थक जाओगी, तब तुम्हें मेरी कही हर बात याद आएगी। उस वक्त मैंने उनकी बात को बस एक और पुराना ख्याल समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। पर अब अक्सर जब मैं शाम को थकी हारी अपने फ्लैट में लौटती हूँ, तो उनके वो शब्द दिल में गूंजने लगते हैं। मुझे याद आता है कि कैसे मेरे माँ पापा ने मुझे और मेरी बहनों को हमेशा आंखों पर बिठा कर रखा। घर का एक काम तक हमें नहीं करने दिया। हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश बिना मांगे पूरी होती रही। लेकिन जब मैंने जिद करके वो घर छोड़ा, जब पिताजी से बहस करके मैंने अपनी राह चुनी, तभी से जैसे ज़िंदगी ने मुझे असली सबक सिखाना शुरू किया। अब सब कुछ खुद करना पड़ता है, खाना, सफाई, बिल, दफ्तर, हर दिन एक नया मोर्चा लगता है। तब समझ आया कि पापा ने कितनी चुपचाप सारी मुश्किलें हमसे दूर रखी थीं। वो जो आज़ादी मुझे चाहिए थी, उसमें जिम्मेदारियों की एक भारी गठरी बंधी हुई थी, जो अब मेरे ही कंधों पर थी। फिर भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और हर बार यकीन होता है कि मैंने सही फैसला किया था। मेरी मेहनत रंग लाई थी। डिग्री के बल पर मुझे एक अच्छी नौकरी मिली और अब मैं अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हूँ। हाँ, कभी कभी पापा की कही बातें बहुत याद आती हैं और उनकी बहुत कमी भी महसूस होती है। लेकिन अब मैं जानती हूँ, वो नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि गर्व महसूस करेंगे। अब जब कभी अकेले बैठती हूँ, तो माता पिता की यादें दिल को बेचैन कर जाती हैं। पिताजी अक्सर कहा करते थे, बेटी पढ़ाई ठीक है, नौकरी भी कर लो, लेकिन आखिर में तो एक लड़की की मंजिल शादी ही होती है। क्यों ना मैं तुम्हें समय पर किसी अच्छे लड़के के साथ विदा कर दूं। लेकिन मेरी सोच हमेशा अलग रही। मैं मानती थी कि लड़की की असली पहचान उसकी खुद की मेहनत और आत्मनिर्भरता में होती है, न कि सिर्फ शादी में। मैं खुद को बनाना चाहती थी, अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहती थी। इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मैं अपने सपनों के पीछे दौड़ पड़ी और एक एक कर उन्हें पूरा भी किया। मैं सारा वक्त ऑफिस और घर के कामों में उलझी रहती। कभी कभी तो ऐसा होता कि थकान इतनी हावी हो जाती कि मैं खाना तक खाए बिना ही बिस्तर पर गिर जाती। फिर उस आदमी का आना जैसे एक राहत की बौछार लेकर आया। उसे घर में काम पर रखने के बाद पहली बार महसूस हुआ कि अब मैं घर के मामलों से थोड़ा सांस ले सकती हूँ। 2 ही दिन में उसने इस घर को इतने अपनापन से अपना लिया, जैसे सालों से यही रह रहा हो। उसने बिना कहे हर काम को समझा और पूरी लगन, ईमानदारी और सादगी से उसे निभाना शुरू कर दिया। अब घर में हर चीज़ अपनी जगह पर रहती थी और मैं थोड़ी देर के लिए खुद के लिए भी सोच पाती थी। मैंने उसे शुरुआत में सिर्फ सफाई के लिए रखा था, लेकिन उसने खुद ही बावर्ची खाने की जिम्मेदारी भी अपने हाथों में ले ली। आश्चर्य की बात यह थी कि वह खाना इतना लजीज बनाता था कि मैं खुद हैरान रह गई। अब मेरी रातें बदलने लगी थीं। जहाँ पहले मैं या तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया करती थी या यूं ही भूखी सो जाती थी, वहीं अब मैं बेसब्री से उसके बनाए खाने का इंतजार करने लगी थी। उसके हाथों की सादगी और स्वाद ने मेरी रोज़ की थकान को जैसे जड़ से मिटा देना शुरू कर दिया था। रात का खाना खाकर जब मैं बिस्तर पर लेटती, तो बिना करवटें बदले सीधे नींद आ जाती। ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि पहले तो बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते रात बीत जाती थी। थकावट शरीर को जकड़ लेती थी, लेकिन मन फिर भी बेचैन रहता। उस रात सब कुछ हमेशा की तरह था, सिवाय इसके कि ऑफिस से एक ज़रूरी काम बाकी रह गया था।
मैंने खाना टेबल पर ही रखा रहने दिया और लैपटॉप खोलकर काम में लग गई। मन में था कि पहले काम खत्म कर लूं, फिर इत्मीनान से खाना खा लूंगी। थोड़ी ही देर में मेरा ध्यान दरवाजे की तरफ गया। वो आदमी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हो रहा था। मैं चौंकी नहीं, लेकिन हैरानी जरूर हुई। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा, इतनी रात को सब ठीक तो है? आप यहाँ क्यों आए? उसने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, मैंने देखा कि आपके कमरे की बत्ती अभी भी जल रही है, तो सोचा कहीं आप ठीक तो हैं। आपको तबीयत खराब न हो गई हो। बस यूं ही देखने चला आया। उसके लहजे में कोई बनावटीपन नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ऑफिस का थोड़ा काम बाकी था, वही निपटा रही हूँ। आप जाए, आराम कीजिए। वो सिर हिलाकर चुपचाप चला गया। कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया। मैं काम में वापस तो लग गई, लेकिन दिमाग एक पल के लिए उसी पर ठहर गया। एक सवाल भीतर सरसराने लगा, वो इतनी देर तक जगा क्यों था? हर सुबह जब मैं उठती हूँ, वह पहले ही उठ चुका होता है। घर की सफाई निपटा चुका होता है और रसोई से नाश्ते की हल्की सी खुशबू आने लगती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या उसकी नींद इतनी हल्की है? या क्या वो हमेशा यूं ही जागता रहता है? खैर, ये सोचते सोचते मैंने काम खत्म किया और थकी हारी बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही आंखें बंद की, शरीर ने खुद को नींद के हवाले कर दिया। सुबह हमेशा की तरह समय पर उठी, लेकिन उस रात की हल्की सी बेचैनी अब भी कहीं भीतर टिकी हुई थी। हालांकि वो आदमी अब तक मेरे लिए एक मददगार और भरोसेमंद साबित हुआ था, फिर भी कहीं न कहीं मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। मैंने उसे बिना ज्यादा कुछ जाने समझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी थी। ये बात अब मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगी थी। ऑफिस में पहले ही काफ़ी तनाव था, अब इस अनजाने आदमी की मौजूदगी भी जैसे मन को एक नई चिंता दे रही थी। वो किसी भी तरह से बुरा नहीं था, अपने काम को पूरी लगन से करता और कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देता। लेकिन पिछली रात की वह हल्की सी घटना, उसका अचानक क्यों कमरे में आ जाना मेरे मन में संदेह का बीज बो गई थी। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटी, हमेशा की तरह वह दरवाजे पर ही मिल गया। बिना कुछ कहे उसने मुस्कुराते हुए मुझसे मेरा बैग लिया और थोड़ी ही देर में चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आया। मैंने नज़रों से उसका शुक्रिया अदा किया, फिर एकदम से पूछ बैठी, आपके घर वाले कैसे हैं? बेटी की शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची? वो थोड़ा ठहर कर बोला, घर वाले तो गांव में ही हैं, वहीं की जिंदगी में रमे हुए। मैं यहाँ कई साल से काम कर रहा हूँ, अब तो ये शहर ही मेरा दूसरा घर बन गया है। साल में एक बार छुट्टी लेकर घर चला जाता हूँ, बस बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ रहा हूँ। उसकी आवाज़ में कोई बनावटीपन नहीं था, पर न जाने क्यों, जैसे कुछ छिपा हो या शायद कुछ अधूरा रह गया हो। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, पर मन के भीतर जो सवाल उठ चुके थे, वो अब धीरे धीरे और गहराने लगे थे। उसने बताया कि उसकी बेटी की शादी में अभी 6 महीने बाकी हैं और साथ ही उसे अपने बेटे की शादी की तैयारियों के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। उसकी बातों में एक मजबूरी झलक रही थी, जो सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने उससे सहज आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए, जितना भी हो सकेगा मैं आपकी बेटी की शादी के लिए आपकी मदद जरूर करूंगी। उसकी आंखों में खुशी झलक गई और वह मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मैं बिस्तर पर लेटी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। मैं सोच रही थी कि क्या मैंने इस अनजान आदमी पर जल्द ही भरोसा कर लिया? क्या मैंने सही किया? अपने मन की दुविधा को समझते हुए मैंने ठाना कि आज रात में उससे सचेत रहूंगी। इसलिए खाना भी नहीं खाया और बीमारी का बहाना बनाकर जल्दी सोने का नाटक करने लगी। आंखें बंद किए मैं लंबे समय तक वहीं लेटी रही, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और वह आदमी चुपके से अंदर आ गया। मैं हमेशा रात को सोते समय अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक कर देती थी, लेकिन उस रात वह आदमी घर की एक्स्ट्रा चाबी से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया था। मेरी सांसें अटक गईं, इतनी रात को वह यहाँ क्या करने आया होगा? जब उसने मुझे सोता हुआ देखा, तो वह बिना कुछ कहे वापस बाहर निकल गया। मेरी सांसें धीरे धीरे ठीक होने लगी, मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। कमरे के अंदर एक और इंसान था, एक ऐसा शख्स जिसे मैं बखूबी जानती थी। वह मेरे बिस्तर के करीब आया और मेरे पास बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे चेहरे से नीचे धीरे धीरे नीचे सरक रही थीं, जैसे कि वह मुझे पूरी तरह देख रहा हो। मैं सिहर उठी और झट से बैठ गई। उसने मुझे जागता देखकर हक्का बक्का हो गया। शायद उसे यकीन था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने तुरंत कमरे की सारी बत्तियां जलाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया।
वह आदमी जो मेरे घर में काम करता था, मेरी चिल्लाहट सुनकर तुरंत मेरे कमरे में दौड़ा आया। मैं गुस्से से उसकी ओर देख रही थी, लेकिन वह अपनी नजरें जमीन पर डालकर खड़ा रहा, कुछ कह नहीं पाया। मैंने कदम बढ़ाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और जोर से पूछा, रात के इस वक्त तुम मेरे घर में क्या कर रहे थे? हालांकि मेरे दिल में साफ था कि वह इंसान मेरे कमरे में क्यों आया था, फिर भी मैंने अपनी आवाज में सवाल की कड़क धार रखी। जब मैंने अपना घर छोड़कर नौकरी के लिए कदम रखा था, तब मुझे एहसास हो गया था कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग ही नहीं होते, कई बुरे भी होते हैं जो आपकी राह में रोड़े अटकाते हैं। मेरी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई थी, लेकिन वहां मेरा बॉस, जो मैनेजर था, मेरे लिए परेशानी बन गया। मैं जवान और खूबसूरत थी, और शायद इसी वजह से वह मेरी जिंदगी में एक खतरा बन गया था। उसकी नज़रें हमेशा मेरी तरफ टिकी रहती थी, जैसे मैं उसकी कोई चीज़ हूँ। वह मैनेजर मेरी खूबसूरती का पागलपन छुपा ही नहीं पाता था। ऑफिस में मेरा काम करना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। वह हर छोटी छोटी बात पर बहाने बनाकर मुझे अपने कमरे में बुलाता और मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं जितना उससे बचने की कोशिश करती, वह उतना ही ज्यादा मुझे परेशान करता। जब मैं उसके कमरे में नहीं जाती, तो वह खुद मेरे केबिन में आ जाता और ऐसे बातें करता कि मेरी शर्म से हर बार आंखें जमी हो जाती थी। मैं अच्छे से जानती थी कि उसकी मंशा साफ नहीं है। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें बड़ा प्रमोशन दिलवा दूंगा, बस तुम मेरी कुछ ख्वाहिशें पूरी कर दो। मुझे ठीक ठीक पता था कि उसकी ख्वाहिशें क्या हैं। मैं किसी भी हाल में उसके सामने झुकी नहीं। गुस्से में मैंने उसका चेहरा जोरदार थप्पड़ से झकझोर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी का एक मैनेजर, जो कि जिम्मेदारी का अधिकारी होना चाहिए, इतना घटिया और बदनीयत हो सकता है। मैं उसकी बेटी की उम्र की थी, फिर भी उसने मेरे साथ जो बेहुदा और घटिया बातें की, उस पर उसे कोई शर्म नहीं आई। जैसे ही मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, ऑफिस में सनसनी फैल गई। मामला कंपनी के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। मैंने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि वह मैनेजर मेरे खिलाफ झूठ फैलाने में लगा रहा। उसने कहा कि मैं उससे प्रमोशन मांग रही थी, और जब उसे मना किया तो उसने मुझे बदनाम करने के लिए ये साजिश रची है। उसका एक पुराना नौकर था, जिस पर कंपनी ने मुझसे भी ज्यादा भरोसा किया और मेरे खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। इस घटना के बाद मैं दिन ब दिन और कमजोर होती गई। मैनेजर से बचने के लिए मैं उसके ऑफिस में नहीं जाती थी और अपने काम नौकरों के जरिए करवाने लगी। मैं उसे कई सालों से नज़रअंदाज कर रही थी क्योंकि यह नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा पीछा छोड़ने की बजाय वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था। अधीर रात, जब मैंने अपने कमरे में उस मैनेजर को देखा, तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। वह पूरी बेइज्जती का बदला लेने मेरे घर तक आ गया था। जब मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया, तो उसने ठंडे दिमाग से कहा, जिस तरह तुमने मुझे कंपनी में सबके सामने बेइज्जत किया, मैं तुम्हारा बदला पूरी तरह से लूंगा। उसके पास मेरे बारे में हर जानकारी थी कि मैं अकेली रहती हूँ और घर के काम के लिए नौकर रखना चाहती हूँ। उसने जानबूझकर अपने नौकर को मेरे रास्ते में भेजा और वह आदमी मेरे घर तक पहुंच गया। वह आदमी जो मेरे घर में काम कर रहा था, दरअसल मेरा वही मैनेजर का पुराना नौकर था। मैनेजर के इशारे पर वह मेरे घर आया था। कुछ ही दिनों में उस आदमी ने मेरे घर की हर छोटी बड़ी बात मैनेजर को बता दी थी। अब मैनेजर अच्छी तरह जान चुका था कि वह कितना आसानी से मेरे कमरे तक पहुंच सकता है। उसका मकसद साफ था, वह मेरी इच्छाओं का शिकार बनाना चाहता था। उसकी नज़रें मेरी हवस पर टिकी थी, ताकि वह मुझे ब्लैकमेल कर सके और अपने दबाव में रखकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन मेरी हिम्मत और समय रहते सच सामने आ गया। पता चला कि वह मैनेजर 50 साल का, शादीशुदा और 3 बच्चों का पिता था। उसका मकसद केवल मुझे नीचा दिखाना था क्योंकि मेरे ऊपर कोई भाई नहीं था। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पिताजी कितने सही थे, जब वे कहते थे कि बेटियां अपने घर की दीवारों के बीच ही सुरक्षित रहती हैं। मैंने उस आदमी को गुस्से से देखा और कहा, मैंने आपको अपने पिताजी जैसा समझा था, आप पर पूरा भरोसा किया था। आपकी मजबूरी सुनकर आपको अपने घर लाया, आपकी बेटी की शादी में मदद करने का वादा किया। फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा बड़ा धोखा किया। वह आदमी शर्मिंदगी से सिर नीचे किए बोलने लगा, मुझे अपने मालिक की बात माननी पड़ी थी। उसने कहा था कि अगर मैं उसका काम ठीक से कर लूंगा, तो वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाएगा। वह चाहता था कि उसकी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां मिले, इसलिए मैं मजबूर था। फिर वह बोला, अब मुझे एहसास हो रहा है कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैंने किसी और की इज्जत पर दाग लगा दिया। चूंकि मैनेजर ने अभी तक मेरी कोई फोटो नहीं ली थी,
मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को बुलाकर उस आदमी को उनके हवाले कर दिया। उस आदमी ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। उसने कहा कि वह अपने मालिक की बातों में आ गया था, लेकिन दिल से वह एक अच्छा इंसान था। जब कंपनी को मैनेजर की गिरफ्तारी की खबर मिली, तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने उस आदमी को अपने घर में काम पर रखा था। अब मैं अपने माता पिता से मिलने उनके घर जा रही थी। मिलने की उम्मीद और माफ़ी मांगने का एहसास मेरे दिल को बेचैन कर रहा था। मुझे अब समझ आ चुका था कि मैं कितनी गलत थी। पहले मुझे उनके कहने वाली बातें बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि वे अपने ज़माने की समझ और अनुभव के साथ मेरी भलाई चाहते थे। जब मैं घर पहुंची, तो मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत खुश हुए। मेरे पिताजी ने सब कुछ भूलकर मुझे गले से लगा लिया। मैंने उनसे बताया कि मैं एक अच्छी नौकरी कर रही हूं और अब मैं शादी करने का फैसला कर चुकी हूं। मेरी बात सुनकर पिताजी के चेहरे पर मुस्कान छा गई और उन्होंने कहा, तुम्हें जो भी लड़का पसंद आए, हम उसकी शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। मैंने उन्हें साफ कहा कि मेरी अब सिर्फ एक ख्वाहिश है, नौकरी करना। मैं अभी किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन जब आप कहेंगी तो मैं उसकी बात मान जाऊंगी। पिताजी ने मेरे लिए एक ऐसा लड़का चुना, जिसे मेरी नौकरी से कोई आपत्ति नहीं थी। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जिन महिलाओं के सर पर किसी पुरुष का संरक्षण नहीं होता, दुनिया उन्हें लूटने की कोशिश करती है। लेकिन इंसान शादी के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी मेहनत और नौकरी से अपने सपनों को पूरा कर रही थी। पिताजी की बात सच साबित हुई, महिलाओं के लिए नौकरी करना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।